हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान एलन राव साहब, जो कि पूर्व अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी संवाददाता। आप दोनों का भी स्वागत है। मुकेश, शुरुआत आपसे, आज का कुछ अभी मेजर अपडेट, क्योंकि हमने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को लेकर तो अपडेट दिया ही, लेकिन छानबीन एजेंसियों की आज जो हुई है वो किस ओर इशारा करती नजर आ रही है, कहां किस दिशा में जा रही है मुकेश? बिल्कुल, आज जिस तरह से देखिए ये व्हाइट कॉलर जो गैंग है, डॉक्टर गैंग है, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पैठ बना रखी थी और इस यूनिवर्सिटी में आप देखिए कश्मीर के 40% जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट कराते हैं, पढ़ते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वहाँ की यूनिवर्सिटी ने बर्खास्त कर दिया या उनको उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं माना और उनको निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर लेकर के आना, उम्र का यहाँ पर इस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर एक अलग रोल रहता है और उसके साथ मुजम्मिल जो उसका खास आदमी था, जो उसके इशारे पे उमर काम करता था, शाहिदा थी। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी जो लगातार इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ पर ही तमाम गतिविधियां नोटिस करी जा रही हैं। NAAC ने भी इस तरह से इनको शो कॉज नोटिस जारी किया दिन में और पूछा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, क्योंकि इनके पास जो 2 सेक्टर हैं उनकी पहले ही मान्यता जो है वो खत्म हो चुकी है और इन्होंने उसके लिए आवेदन दिया, लेकिन जो कह रहे हैं उनकी वेबसाइट पर फेक आवेदन दिखा करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से आज भी आप देखिए उमर की जो मौजूदगी है 10 तारीख की डिफरेंट लोकेशन पे लाल किले के आसपास मस्जिद में देखी जाती है, नॉर्थ प्लेस में उसकी गाड़ी जो है वो सस्पेक्टेड पाई जाती है और उसके बाद पार्किंग में आई जाती है। और जिस तरह से NIA और दिल्ली पुलिस ने फिर शाम को तकरीबन 3:30-4 बजे पूरे उस रोड पर एक बार फिर से जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाया, जैन मंदिर के जी। तरफ ऑपरेशन चलाया, क्योंकि जो इंजर्ड हुए थे उनके ब्रूटल पार्ट्स जो थे वो आज भी 3 दिन बाद मिले हैं। तो फॉरेंसिक जो टीम है वो भी लगी हुई थी। तो कहीं ना जी। कहीं इसके तार जो है जम्मू कश्मीर और UPSCF ने जिस तरह से एक और आसिफ को पकड़ा है, वो भी डॉक्टर है। तो आप देखिए 13 से 14 डॉक्टर जो है गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई डॉक्टर इंटेरोगेट हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें और बड़े कनेक्शन निकलेंगे और जैस के साथ भी इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं सामने बिल्कुल आ रहा है, मुकेश, मुकेश क्योंकि मैं लौटता हूं आपके पास में। मुकेश, मैं लौटता हूं आपके पास में। दिव्यांशु, आपके पास आऊं उससे पहले हम एलन राव साहब का रुख करते हैं। एलन राव साहब, क्योंकि दिल्ली का इस धमाके को लेकर 2 प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि साहब एक प्रकार से ये सुरक्षा की चूक है, दूसरी बात ये कही जा रही जिस प्रकार से इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया और जितनी बड़ी मात्रा में जो पूरा विस्फोटक पदार्थ था उसको पकड़ा गया, ये सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है कि इतने किसी बड़े हादसे को एक तरीके से रोका गया। इस पूरे दोनों थ्योरी के बीच में आप इस पूरे घटनाक्रम को, आज तक की जांच को किस तरह से देखते हैं आप, एलन राव साहब? नमस्कार आप सभी व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को। देखिए, आपने बड़ी 2 इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। मैं दूसरी बात पे जो डालूंगा कि कोई भी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है उसका पॉजिटिव एंगल क्या है वो देखना है। जहां तक बात है पुलिस की लापरवाही की, बात कह रहे हैं कि वो लापरवाही की वजह से बम धमाका यहाँ हो गया, वो बात मैं 2 पार्ट में कहूंगा। एक तो होती है मेलाफाइड इंटेंशन, एक होती है बोनाफाइड इंटेंशन। जब कोई गाड़ी के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं मिली, अब आप भी जानते हैं कितनी हजारों गाड़ियां दिल्ली में आती हैं जाती हैं, जब तक किसी गाड़ी के बारे में सूचना नहीं है तो वो नहीं पकड़ी जा सकती। और ये बात भी सही है कि ये गाड़ी आकर यहाँ पे ब्लास्ट किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पॉजिटिव बात मैं उसको कहूंगा कि जहां से जम्मू कश्मीर से वो खबर चली और उस खबर के आधार पर यहाँ पर कई हजार किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ, जो कि एक्सप्लोसिव बताते हैं। और वो हरियाणा के एक अलग अलग 3-4 जगह से बरामद होने के बाद वो सारी चीज फिर ये एक से एक तार जुड़ती रही, पकड़े गए। व्हाइट कॉलर जिसे कहते हैं टेररिज्म, मैं कहता हूँ व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक डेफिनेशन आ गई है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, जिनका काम है प्रोफेशनल। कहते हैं कि डॉक्टर्स तो इतना नोबल प्रोफेशन है कि वो आदमियों की जान बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर जी। जो इस काम में लगे हुए थे उन्होंने लोगों की जान लेने की काम किया है। और उस काम को जो उसका पर्दाफाश किया है वो पुलिस ने किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है। तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस का पॉजिटिव एंगल भी है और मीडिया जी। का भी काम यह है कि पुलिस की पॉजिटिव बात भी हमें बताएं। नो डाउट कि कहीं ना कहीं जो काम करते वक्त कोई खामियां हो जाती है, उस खामियों का हर्जाना आम जी। लोगों को भुगतना पड़ता है। इसमें जो इनोसेंट लोग मारे गए वो, इसमें कोई किसी की इंटेंशन तो नहीं थी कि यहाँ पर हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं इस बात में जरा और मैं कहूंगा कि जब ये एक्सप्लोजन फरीदाबाद में पकड़ा गया था उस टाइम पे सबको ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से सब में हाई अलर्ट पूरे
दिल्ली और आसपास एनसीआर, नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर में, मैं जी। समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। कई स्टेट्स में ये कनेक्टेड थे। गुजरात हम्म। वाले, गुजरात में कहीं साउथ में कोई पकड़े जा रहे हैं, और हम्म। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और ऐसे पढ़े लिखे आदमी बिल्कुल, इस और जो काम में आप अब बात कर कह रहे रहे हैं। हैं राव साहब, ये वो चिंता निश्चित का तौर विषय से है, कई राज्यों में वो पूरा कई मॉड्यूल के राज्यों जो में। लोग थे वो जुड़े हुए पकड़े गए, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और कभी भी कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। दिव्यांशु, ये क्योंकि इस चिंता का घटना विषय के है। बाद से, सर मैं आता हूं आपके पास में, दिव्यांशु इस घटना के बाद से लगातार आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक की जांच की दिशा और मिले सबूत, फैक्ट और खुलासों से क्या बड़ी बातें स्टैब्लिश हुई हैं दिव्यांशु? देखिए बिल्कुल, जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये जो केस था कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ब्लाइंड था, और कोई भी केस अगर होता है तो शुरुआती तौर पर वो ब्लाइंड केस होता है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पुलिस को इनपुट्स मिलते हैं, पुलिस उसमें खुलासा करती है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैक पुलिस को मिल जाता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस ट्रैक पे चलती हुई जो आरोपी हैं उन तक पहुंचती है। शुरुआत में जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये कहीं ना कहीं ब्लाइंड केस लग रहा था। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही थी, कई सारे मॉड्यूल्स पर जांच कर रही थी, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इसके तार जो है वो फरीदाबाद जेएनके जो मॉड्यूल पुलिस ने बस किया था उससे जुड़ते हुए नजर आए, और उसके बाद वो उमर की पहचान हुई। और अब कहीं ना कहीं जो उमर है वो कह सकते हैं कि इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह से डीएनए सैंपलिंग की गई उसके बाद उमर के जो माता जो भाई हैं उनसे वो डीएनए मैच हुआ, उसके बाद ये साफ हो गया कि उमर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इसके अलावा दिव्यांशु, आपकी आवाज अब तक फिलहाल बेहतरी से नहीं पहुंच पा रही है, आपका रुख करते हैं और मुकेश के जैसे कई और जो लोग हैं मैं आता हूं वो दिव्यांशु अभी आपके पास, फिलहाल आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही है। मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, जो बात मैं भी दिव्यांशु से कर रहा था, अभी तक की जांच में क्या बड़ी चीजें निकल के आई हैं? खासतौर से विदेशी एंगल भी कई बातों में निकल के आ रहा है कि जो यहाँ पे व्हाइट कॉलर एक तरीके से जॉब करने वाले आतंकी रेडिकलाइज लोग मिले, उनका तार कहीं विदेशों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस बात की भी जानकारी निकल के आ रही है। क्या कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण कड़ियां फिलहाल आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? सोर्सेस के मुकाबले से क्या खबर? बिल्कुल आर्येंद्र, जिस तरह से शाहीन शाहिदा का कनेक्शन जैश के साथ जो एक आतंकवादी संगठन है उससे मिलता हुआ जला आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसको महिला विंग कमांडर का यहाँ पर हेड बना करके में रखा गया था, और साथ ही साथ जो उमर मारा गया और मुजम्मिल जो उसका साथी था, इन्होंने जाकर के टर्की में विजिट किया था और वहां जैश कमांडर से मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि एनआईए भी इन सब आ रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं उस पर बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं आप देखिए धीरे धीरे इशारा कर रहे हैं कि दूसरी सरजमी से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। और जिस तरह का एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, 2900 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया केजी, और उसके साथ साथ 360 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, और उसमें जो टाइमर मिले थे वो टाइमर इस तरह से थे कि उनको कहीं कहीं जो है एस्टैब्लिश करके एक्सप्लोसिव करना था। यानी ये जो गाड़ियों का आप देखिए सिलसिला चला है, इसमें जो गाड़ियां इन्होंने यूज करी, 4 गाड़ियां अभी तक पकड़ी जा चुकी हैं, जिसमें पहली गाड़ी जो आदिल पकड़ा है, उसके बाद दूसरी R20 जो ग्लास में डली जाती है, फिर इको स्पोर्ट्स रेड कलर की, और अब ये ब्रीजा। यानी ये जो पुरानी गाड़ियों का कलेक्शन ये कर रहे थे, ये कहां ले जाना चाहते थे और किस तरह का इनका सस्पेक्टेड था, क्या इन्होंने कुछ और बाइक्स और कुछ लोगों को हायर किया हुआ था। जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी में ये ब्रेन वॉश कर रहे थे, नए नए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे, क्योंकि बताया जाता है कि जब उमर के माँ बाप से पूछा गया तो उन्होंने बोला 3 साल से ये यहाँ रहता है, कम आता जाता है। रिसेंटली इसकी भाभी से इसकी बात हुई तो इसने बोला कि मैं लाइब्रेरी जी। पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जी। लाइब्रेरी में पढ़ने के अलावा मेरे को लगता है ये किसी न किसी दूसरे एंगल पे काम कर रहे थे। इनके दिमाग में जो इनके आकाओं ने उनको हुक्म दिया था उसके लिए ये अपने आप को तैयार कर रहे थे, और जब इसको यहाँ कुछ नहीं समझ में आया तो इसने जी। 3 घंटे मैं तक अभी जैसे रेकी करी, उसके बाद ये रहा और पार्किंग में रहने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ता है। ये तमाम फुटेज जो है वो देखिए मीडिया के सामने निकल करके आई है, और ये अपने आप में स्टैब्लिश करती है कि एक जी। युवा जो था, जो डॉक्टर था, जिसको देश की सेवा करनी थी, वो देश की सेवा के जगह आतंकवादियों के साथ जाकर के मिल जाता है, और इस तरह के पूरे बिल्कुल प्रकरण को मुकेश, वो और इस प्रकार की यहाँ घटना पर को अंजाम देता है। है। एलन राव साहब, क्योंकि आपको एक बड़ा अपना अनुभव है अपना पुलिस अधिकारी के तौर पे काम करने को लेकर, और दिल्ली खासतौर से क्योंकि आप इसकी ज्योग्राफी को बेहतरी से समझते हैं, एनसीआर के लिहाज से भी समझा जाए, आपका अनुभव, क्योंकि जो जानकारी आई है उसमें उमर का जो रूट मैप था घटना के बाद का, उससे पहले का,
जब वहाँ पे विस्फोटक बरामद होता है और विस्फोट से पहले को लेकर वो कहाँ कहाँ गया, किन किन जगहों पे गया, तो अभी तो कई और कड़ियों के जुड़ने का मुझे लगता है एक सिलसिला भी आगे बढ़ता रहेगा। कई और ऐसे लोग निकलेंगे जिनके तार इस प्रकार के पूरे इस मॉड्यूल से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, शायद और ऐसे तमाम सफेदपोश लोग। राव साहब। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना इस प्रकार के टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट के केसेस की, उसमें जितनी ज्यादा लोगों से पूछताछ होती है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ जितने लोग और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ में उनकी एविडेंसेस इकट्ठी की जाती है कि क्या क्या सबूत हैं, और सबूत मिलने पर उन लोगों को फिर अरेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसी वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू में स्पेशल सेल के पास थी। मैं वहां पर 16 साल तक स्पेशल सेल में रहा हूं, मुझे अच्छे से इनका सारा एक्सपीरियंस है। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने कई ऐसे केसेस की है, लेकिन क्योंकि इसके तार कई जगह कई स्टेट से जुड़े हुए थे, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन इसको एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसीलिए दी गई है ताकि वो और ज्यादा डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। और जहां जहां जो लोग और भी कहीं इससे जुड़े हुए हैं, चाहे दूसरे किसी स्टेट में है या क्यों, क्योंकि इनकी जो पकड़े गए हैं लोग, इनकी पूछताछ के बाद बहुत जबरदस्त खुलासे हो रहे हैं, रिकवरीज हो रही हैं, और कई लोगों के नाम आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग। और ये यूनिवर्सिटी के बारे में भी जो बताया, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा के रूप में नर्सरी, टेररिज्म की नर्सरी पैदा की जा रही थी, कौन कौन आदमी कैसे कैसे इन्वॉल्व थे, किसका रोल था, किसने क्यों नहीं किसी ने वेरीफाई करवाया कि ये लोग किसी बैकग्राउंड से, इनकी बैकग्राउंड किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हो सकती है, जो अभी पता लग रहा है। तो ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और मैं समझता हूं कि एनआईए बहुत अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पूरे के पूरे सबूत इकट्ठे करके जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करेगी। और जितने भी डिटेल इसमें आगे मिलेंगे उसमें आगे भी आगे बढ़ते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से की जा रही होगी। और भी इसका एक प्रिवेंटिव मेजर भी होगा। जितने लोग पकड़े गए, मैं समझता हूँ जितना एक्सप्लोसिव पकड़ा है, आप ये देखिए कितने इंसिडेंट होने से बचा लिए हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वरना वो सारे का सारा तो एक्सप्लोसिव कई जगह अगर एक्सप्लोड हो जाता दिल्ली की तरह, तो कितना नुकसान होगा वो जस्ट इमेजिन करिए। लेकिन बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर हुआ है, ये बहुत बड़ा इसमें अच्छा बिल्कुल, ये बहुत 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 बड़ी बात है सर, क्योंकि जो हुआ नहीं हम उसका शायद आकलन नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा एक नुकसानदायक स्थिति हो सकती थी, क्योंकि उसको रोक लिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। इसलिए उसके पैमाने को लेकर हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, उसका सही सही आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल है दिव्यांशु, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आज के समय में जो हमारी तकनीकी जो महारत है हमारी एजेंसियों की, वो बड़ा मददगार साबित होती है। डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से तमाम कड़ियां जोड़ के बहुत जल्दी से तमाम निष्कर्ष निकालने में मददगार होता है। किस प्रकार से एनआईए अभी इस जांच को आगे बढ़ा रही है, जिसमें ये तकनीक मदद कर रही है, क्योंकि बहुत से फोन बरामद हुए हैं, हार्ड डिस्क बरामद की गई है और तमाम प्रकार की डिजिटल डिवाइसेस भी मिली हैं। दिव्यांशु। देखिए, बिल्कुल एलन राव साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एजेंसीज जो हैं उन्होंने कई पिछले जो हम कह सकते हैं कि जो अटैक हो सकते थे, जो भारत के खिलाफ एक्टिविटी हो सकती थी, उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया है। क्योंकि कोई भी एजेंसी है, चाहे वो रॉ हो या आईबी हो, उनको अपना 100% देना है। लेकिन जो ये तमाम देश के खिलाफ सोचते हैं, देश के खिलाफ मंसूबे पालते हैं, वो 100 में से 99 बाद फेल हो जाएंगे और एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की बात करें तो एनआईए की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। अभी भी जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको ऐसा लगता है कि उमर जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी फिलहाल भारत के खिलाफ मंसूबा पाल के बैठे हैं। और इस केस की अगर हम बात करें तो फिलहाल पुलिस जो है कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कड़ियों से कड़ियां जोड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो उमर के लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, उमर के जो साथी हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ सुबह, जब उमर बदरपुर से दिल्ली की तरफ एंटर हुआ, वो करीब 11 घंटे के आसपास दिल्ली में रहा। और वो बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसका जो पूरा रोड मैप था, किस प्रकार से वो आगे दिल्ली में एंट्री हुआ, उससे पहले विस्फोटक जब बरामद होते हैं तो उस समय वो घटनाक्रम कैसे पूरा है, इन सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी संवाददाता।